वाले दिन आ गए। क्या हाल चाल है दीक्षा तेरे? दीक्षा सर सही है। ऐसी मरी मरी सी आवाज में बोल रही है बेटा तू? है थोड़े एंथू के साथ बोल। हाँ? तो हम चलते हैं और देखते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर। कंडेंसेशन पॉलीमर में तो हमने लास्ट क्लास में बताया था बाई फंक्शनल कंपाउंड होना चाहिए, ऐसा कंपाउंड जिसमें दोनों तरफ फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए। क्लियर? तो हम पढ़ रहे हैं इसके ए टाइप, और ए टाइप होते हैं पॉलीएमाइड फाइबर। पॉलीएमाइड फाइबर कल ही हमने नीट के सारे क्वेश्चन देखे हैं, तो नीट में हमने देखा कि एडिशन के एग्जाम्पल बहुत ही कम पूछे गए हैं। सबसे ज्यादा बार नेचुरल रबर पूछी गई है और क्लोरोप्रीन पूछी गई, मतलब 50% टाइम्स नेचुरल रबर पे क्वेश्चन। और फिर कंडेंसेशन, तो पॉलीएमाइड का जो फर्स्ट एग्जाम्पल है उसका नाम है नायलॉन 66। नायलॉन 66, नाई का मतलब है न्यूयॉर्क और एलओएन का मतलब होता है लंदन। तो न्यूयॉर्क और लंदन के दो लोगों ने मिलकर छह छह कार्बन वाले दो कंपाउंड लेकर इस पॉलीमर को बनाया है, इसलिए इसका नाम नायलॉन 66 पड़ा। ठीक है? तो नायलॉन का यूज कहां करते हैं? इससे हम कारपेट बना सकते हैं, कपड़े बना सकते हैं, फैब्रिक बना सकते हैं, फाइबर की तरह करते हैं। और एक बार तो इस पे डॉलर भी छपा था 1948 में, डॉलर। तो इसको नायलॉन 66 को बनाने के लिए, क्योंकि ये 10th क्लास से आ रहा है, 10th क्लास की बुक में भी है, बस 10th क्लास में क्या है, CH2 की जगह में बॉक्स बना दिया है। तो जब हम इसकी रिएक्शन इस एडिपिक एसिड के साथ में कराते हैं, तो देखो क्या दोनों के अंदर 6 कार्बन है? हाँ। तो दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट करके इसका तो OH इसके H के साथ निकल जाएगा, और ऐसे ही उधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, तो हमें ये पॉलीमर मिल जाएगा। और इस पॉलीमर का नाम होगा नायलॉन 66, और इससे हम बनाएंगे कपड़े वगैरह एटसेट्रा। तो अब ये होना तो चाहिए था कोपॉलीमर, पर भैया एनसीईआरटी की किताब में पता नहीं क्यों लिखा हुआ है कि ये होमोपॉलीमर है। पर अब की बार हमने सोचा इसकी कहानी भी खत्म करेंगे। तो ये नायलॉन 66 बन गया। बड़े आगे एडिपिक एसिड में CH2 4 होंगे ना? सही बात है, ये 4 होंगे भैया, नहीं तो ये 8 हो जाएंगे। नंबर 2 है हमारा नायलॉन 610। ये एनसीईआरटी में गिवन है, पर थ्योरी में कहीं गिवन नहीं है, सिर्फ एक क्वेश्चन में दिया हुआ है। जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो इसमें एक यूनिट तो यही रहती है जो थी, और दूसरी इस 10 से आपको पता लग गया होगा कि उसमें कितने कार्बन होंगे। तो उसमें 10 कार्बन होंगे, 10 कार्बन होंगे, तो भैया एसिड तो ये बन गया, और CH2 8, और ये फिर से एसिड, और इसका नाम है सीवेसिक एसिड या सीवेकॉइल। ठीक है ना? सीवेसिक एसिड। दोनों की रिएक्शन से वही सेम कहानी बनने वाली है, कोई ट्विस्ट नहीं है। तो हमें इसकी यूनिट याद करने से फायदा हो जाएगा, सिर्फ याद करने से कि कौन सा एसिड इसमें रिएक्ट करता है। तो नायलॉन 610 बनाने के लिए एक तो ये है ही, इसका नाम तो हम सब जानते हैं, हेक्सा मिथाइलिन डायमीन होगा, हेक्सा मिथाइल डाई अमाइन।
और सीबिसिक एसिड की आपस में रिएक्शन से नाइलॉन 610 का फॉर्मेशन होता है। और ये भी हम सब जानते ही हैं, फिर भी कोई नहीं जाना हो तो एडिपिक एसिड बन जाएगा। तो प्रदीप बताएगा, प्रदीप अगर एडिपिक एसिड को हीट कर दें तो क्या प्रोडक्ट बनने वाला है? अगर हम एडिपिक एसिड को हीट कर दें तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? थैलिक एसिड। पक्का? हाँ। ओ भाई, हमने परसों इतनी बड़ी क्लास ली डाई कार्बोक्सिलिक हीटिंग की, और तू कह रहा है उस सारी क्लास की तूने क्या कहे डैश डैश कर दी। देख क्या था कॉपी में, देख और बता, आज तो बताना ही पड़ेगा। हर्षित, अगर एडिपिक एसिड को हीट, तो हमने आपको बताया था कि 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करने से मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, ठीक है ना। और 3,4 को और 4,5 को गर्म करने से एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होता है, और 6 और 7 को हीट करने से साइक्लोकेटोन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो अब हम पढ़े लिखे गवार बच्चे हो गए हैं, क्योंकि हमने पढ़ तो लिया है पर हमें आता नहीं, ठीक है ना। तो भैया पढ़े लिखे गवार मत बनो, ओके। तो हम देखना नायलॉन 66 कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम इसका ऑक्सीडेशन करते हैं, और इसका ऑक्सीडेशन करके हमें साइक्लोहेक्सेनॉन मिलता है। इस साइक्लोहेक्सेनॉन की रिएक्शन हम कराते हैं NH2 से और OH से। तो NH2 में ये इधर आएगा। किसी ने ये रिएक्शन कभी पढ़ी है क्या, ये वाली, इन दोनों की रिएक्शन? हाइड्रोक्सिल एमीन के कीटोन के साथ। ये हाइड्रोक्सिल अमीन की कीटोन के साथ रिएक्शन है। अभी 3 दिन पहले एक पूरा वीडियो बनाया था, रिएक्शन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव विद एल्डिहाइड कीटोन, ठीक है ना। तो इसकी रिएक्शन से हमको मिल जाएगा ये, और इसका नाम होता है क्या? ऑक्सिम। इसका नाम होता है ऑक्सिम, ठीक है। और ये ऑक्सिम में फिर चेंज हो जाता है, और इसकी चेंज में देखना भैया, ध्यान से समझ लेना, ये एक पॉइंट बढ़ जाता है, और यहां पर तो आ जाता है C डबल बॉन्ड O, और यहां आ जाता है NH। कोई बता सकता है कि हमने कभी ये पढ़ी है क्या? तो एक बच्चे ने बिल्कुल सही बताया है कि बकमान या बैकमान रीअरेंजमेंट से ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, और इसी का नाम है कैप्रोलैक्टेम। कैप्रोलैक्टेम। तो कोई बता सकता है ये लैक्टेम कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? लैक्टेम कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? अमाइड। ये है साइक्लिक एमाइड। साइक्लिक एमाइड को हम कहते हैं कैप्रोलैक्टेम, नहीं लैक्टेम। और हम जब इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हाइड्रोलिसिस पर हमको NH2CH2 5 और ये अमीनो कैप्रोइक एसिड मिल जाता है, और जिसके पॉलीमराइजेशन से हमको नायलॉन 6 मिलता है। तो नायलॉन जो 6 है ये कोपॉलीमर है, क्योंकि इसकी बेसिक यूनिट ये है अमीनो कैप्रोइक एसिड। तो ये अमीनो कैप्रोइक एसिड से बार बार जुड़ के बनता है, इसलिए नायलॉन 6, ठीक है ना। नायलॉन 6 इज ए होमोपॉलीमर, ठीक है ना। देखो ये प्रभु की कृपा होती है कि आज ही हमारे दिमाग में क्वेश्चन आया कि एनसीईआरटी में गड़बड़ है, तो आज ही हमको समझ आ गई। बस प्रभु इतने ही काम करता है हमारे, कि कहीं पढ़ाई पे फंस जाते हैं तो निकाल देते। तो नायलॉन 6 इज ए होमोपॉलीमर,
और जैसे ही हमारे दिमाग में कोई नई बात आती है उसी साल पेपर में ये दिखती। तो हमने हमारे सामने नायलॉन 6 रखा हुआ है जिससे कपड़े बना सकते हैं और बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। रस्सियां भी बना सकते हैं, उस रस्सी से हम कूद भी सकते हैं, कपड़े भी सुखा सकते हैं और लटक भी सकते हैं। ये आपके उस पर डिपेंड करती है कि आप इसका क्या यूज करने वाले। ठीक है, तो हमारे सामने पॉलीएमाइड की पूरी स्क्रीन है जिसमें तीनों एमाइड बने हुए हैं एक साथ। बड़े भैया आगे। बड़े क्या भैया? जी सर। दीक्षा, दीक्षा यस सर। बोल बेटा। ऑप्टिकल लेंस बनाने के लिए किस पॉलीमर का यूज किया जाता है? ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर बनाने के लिए ऑप्टिकल फाइबर नहीं बेटा, गूगल पे सर्च मत कर, ऑप्टिकल लेंस बनाने हैं हमें। तेने गूगल पे सर्च किया है तो उसने ऑप्टिकल फाइबर पकड़ा दिया। सर मैंने गैस किया। गैस किया तो गैस मत कर, तू सॉलिड बता दे हमको तो हम सॉलिड से काम चला लेंगे। कोई और भी बता सकता है भैया? पामा। पम्मा से। और अब हम चलते हैं सेकेंड पॉलीमर जिसका नाम है पॉलीएस्टर। इसके नाम में ही लिखा हुआ है कि इसमें ये वाले फंक्शनल ग्रुप बार बार आएंगे। पॉलीएस्टर, पॉलीएस्टर का फर्स्ट एग्जाम्पल है डेक्रॉन। डेक्रॉन से हमें हर्षित क्या पता लगता है? हैं? इससे हमें टेरिलीन। पता लगता है कि इसके अंदर 10 कार्बन है। इससे पता लगता है 10 कार्बन है और इसको टेरालीन भी कहते हैं। एक जमाना था जब टेरालीन के कपड़े चलते थे और जो टेरालीन के कपड़े पहनता था वो बहुत अमीर माना जाता था। है? नया नया आया था कपड़ा, इंडिया में बनता नहीं था, बाहर से आता था। और अब इसे कोई पहनता नहीं है क्योंकि बेकार कपड़े हैं, खुजली हो जाती है शरीर में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो, इसको बनाने के लिए हम एक तो इथाइलिन ग्लाइकॉल का यूज करते हैं, एक तो ग्लाइकॉल का यूज करते हैं और दूसरा जो एसिड होता है उसका नाम है टेरिथैलिक एसिड। और अल्कोहल और एसिड जब भी रिएक्ट करते हैं तो एस्टर का फॉर्मेशन होता है। अब इसमें बताओगे H कौन देगा? एल्कोहल। तो अल्कोहल एस्टरिफिकेशन में H देता है और एसिड का OH आता है। ये ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है। दोनों आपस में मिलते हैं और मिलकर देखो भैया एक ऐसा पॉलीमर बना देते हैं जिसके अंदर कार्बन है 10, इसलिए इसका नाम पड़ा टेरालीन। और इसके कपड़े बनाएंगे और पहनेंगे। ये पॉलिएस्टर है और इसे रिंकल फ्री कपड़े बनाए जाते हैं, रिंकल फ्री। इससे फिल्म भी बनती है, फिल्म। हाँ जी, नहीं जो कैसेट प्लेयर की फिल्म होती है ना, जो पुरानी कैसेट चलती थी, उसकी फिल्म भी इसी से बनती है। तो फिर सर वो CrO2 से क्या बनता है? वो क्या होता है, स्टेरालीन के ऊपर CrO2 की कोटिंग कर देते हैं। ठीक है,
ठीक। और इससे ना ह्यूमन ब्लड वेसल्स भी बनाई जाती हैं हार्ट के बाईपास ऑपरेशन में। नंबर 2, जो दूसरा पॉलीमर है उसका नाम है ग्लिप्टल, और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लिक्विड फॉर्म में होता है और इसको पेंट की तरह यूज करते हैं। तो बता दीक्षा, पेंट को कहां लगाएगी? है कैनवास। कैनवास पे या दीवार पे? तो इसका क्वेश्चन ऐसे आता है, किस पॉलीमर से दीवार को ढका जाता है? ग्लिप्टल। ग्लिप्टल में और इसमें क्या चेंज होता है देखना भैया। जब हम इस इथाइलिन ग्लाइकॉल के रिएक्शन इस ग्लिप्टल से कराते हैं, और ये हमारा है ये वाला एसिड, अब टेरिथैलिक एसिड की बजाय हम थैलिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं, और ये आपस में रिएक्ट करके बिल्कुल ऊपर वाले के जैसा ही एक पॉलीमर बना देता है। सिर्फ इसमें फर्क ये होता है कि बेंजीन रिंग नीचे लटकी हुई होती है, और जब रिंग नीचे लटक जाती है तो हमने आपको बताया था ब्रांचिंग इंक्रीज होने से वो लिक्विड हो जाता है। तो ये लिक्विड पॉलीमर बन जाता है जिसमें मेटल्स को मिलाकर या कुछ कलर डालकर दीवार पर पोत दिया जाता है। हाँ जी, और ये जो ग्लिप्टल है ये लिक्विड है, ठीक है ना। अब इसको क्या करते हैं, किसी में मिलाकर अगर इवोपरेट कर दे। ये एक नया क्वेश्चन है जो आज ही पैदा हुआ है। तो इससे क्या है, सीमेंट जैसा मटेरियल बन जाता है, जिससे हम एस्बेस्टोस इससे वो बनाते हैं क्या, टीन। आपने देखी होगी मकानों के ऊपर व्हाइट कलर की वो टीन लगी हुई होती है, जो आयरन की टीन देखी है ना, तो ये एस्बेस्टोस की टीन। सर क्या करने तो अगर हम इस हाँ, बिरला पुट्टी नहीं, टीन की जगह ही एक आयरन की टीन तो क्या हीटअप हो जाती है, इससे हीटअप नहीं होती। अरे बिरला पुट्टी से तो छेद बंद किए जाते। नहीं, वो तो अलग, वो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, वो नहीं। छत बनाई जाती है इससे, छत के ऊपर, झोपड़ी वोपड़ी के ऊपर डालते हैं इनको, ठीक है भैया। तो ग्लिप्टल को किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर अगर हम इवोपरेट कर दें और हीट कर दें तो सॉलिड मटेरियल मिल जाता है, और उसका यूज एज ए सीमेंट और एस्बेस्टोस की तरह करते हैं। बढ़े आगे। तो ये दो है हमारे पास पॉलीएस्टर, हटा दे। और इसके बाद चलते हैं हम फिनॉल नहीं फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर की तरफ। तो हम चलते हैं फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर सी टाइप के, HCHO, या फिर इसको ऐसे कर। तो इसका जो फर्स्ट है उसका नाम है बेकेलाइट। ये सबसे ज्यादा बार पूछा हुआ है। बेकेलाइट बनाने के लिए हम फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन फिनॉल के साथ में कराते हैं। जब हम इसकी रिएक्शन फिनॉल के साथ में कराते हैं तो इससे कई सारी या 2 यूनिट तो बनती ही बनती है।
ये OH CH2OH और इसका नाम है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल। और दूसरी यूनिट ये वाली बन जाती जिसमें तीनों तरफ OH है और ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब ये वाली यूनिट नेक्स्ट यूनिट के साथ में रिएक्ट करती है। नेक्स्ट यूनिट यही होगी, नेक्स्ट यूनिट यही ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल होगी। दोनों रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करके दोनों आपस में रिएक्ट करके ये बना देंगे और ऐसे ही जुड़ते चले जाएंगे, सो ऑन सो ऑन। और जो पॉलीमर बनेगा उसका नाम क्या होगा? Novalec. इसका नाम नोवालैक होता है। और नोवालैक को पेंट की तरह यूज करते हैं। और कैसे पेंट की तरह? फायर प्रूफ पेंट की तरह। अगर हम इसको किसी ऊपर लगा देते हैं, ठीक है ना, तो उसमें आग लगने का थोड़ा खतरा कम हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हम जलेंगे नहीं, लेकिन इसके पॉलीमराइजेशन से जो पॉलीमर बनता है 3D, उसका नाम बैकेलाइट होता है। और ये 3D पॉलीमर है और थर्मोसेटिंग है। एक बार सेट हो गया तो दोबारा नहीं टूटेगा। और बैकेलाइट का हम क्या यूज करते हैं? कोई बता सकता है? बर्तनों के अच्छे, गाड़ियों की हेडलाइट। Switches में ठीक है ना। हाँ, इससे हम ये बनाते हैं व्हाइट बोर्ड, इससे हम इलेक्ट्रिक स्विच बनाते हैं। तो लिख देता हूं व्हाइट बोर्ड, टेबल के टॉप, इलेक्ट्रिक स्विच और बहुत सारी चीजें। फॉर्मल्डिहाइड वाले पॉलीमर पढ़ रहे हैं अपन। हाँ, ये ऊपर वाले से पहले नोवालैक बनेगा, फिर और नीचे भी रिएक्शन हो जाएगी ऐसे ही, तो फिर बैकेलाइट बन जाएगा। मतलब साइमल्टेनियसली हो रहा है। अगर हमने सिर्फ इसी यूनिट को रिएक्ट कराया तब तो नोवालैक बन जाएगा। और अगर फिर इससे रिएक्शन करा दे तो चारों तरफ रिएक्शन चलने लगेगी, तो बैकेलाइट बन जाएगा। तो बैकेलाइट 3D पॉलीमर है और नोवालैक 2D पॉलीमर। इसका जो दूसरा पॉलीमर है उसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड मेलामाइन रेजिन। फॉर्मल्डिहाइड प्लस मेलामाइन रेजिन, जिसको हम शॉर्ट में MFR रबर भी कहते हैं। मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। फॉर्मल्डिहाइड की स्ट्रक्चर इस उम्र में सारे लोग जानते ही हैं। मेलामाइन की स्ट्रक्चर कुछ लोगों ने देखी होती है और कुछ ने नहीं। तो जिसने अभी तक नहीं देखी है तो अभी आपको मौका है, देख सकते हैं। इस मेलामाइन का डिस्ट्रक्टिव यूज क्या है? अनब्रोकेबल क्रोकरी। अरे ये कोई डिस्ट्रक्टिव यूज थोड़ी है। इससे हम अनब्रेकेबल क्रॉकरी बनाते हैं। पहले ये तो बना लो और ये आपस में रिएक्ट करके ये बना लेते हैं। देखना भैया, ऊपर NHCH2OH, नीचे NHCH2OH और इधर भी NHCH2OH। और इसके पॉलीमराइजेशन से MFR रबर बनती है, जिससे हम बनाते हैं अनब्रेकेबल क्रॉकरी। अगर पत्नी गुस्से में क्रॉकरी मार दे तो कम से कम क्रॉकरी तो नहीं टूटे।
नहीं MFR MFR रेजिन, रबर भी बोल सकते हैं बेटा। बढ़े आगे। बढ़े भैया। सर। ये जो मेलामाइन है ना, इससे नकली दूध बनाया जाता है। मेलामाइन को ऑयल में डिजोल्व कर लिया जाता है तो एकदम वाइट पाउडर बन जाता है, ठीक है ना। और फिर उसमें पानी मिला दिया जाता है, क्योंकि इसमें पूरे में देखो क्या है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन। तो जब उस दूध का टेस्ट करते हैं तो उसमें नाइट्रोजन या प्रोटीन का टेस्ट पूरा आता है और लगता है यही शुद्ध दूध है, यही शुद्ध दूध है। लेकिन नकली दूध होता है, ये अंदर जाकर पेट में जम जाता है। फिर बीमारियां शुरू। आज की तारीख में दूध पीना सबसे खतरनाक काम है दुनिया का। और क्या, अगर शहर में दूध पीते हो तो बहुत ही खतरनाक काम है। या तो अपनी गाय पालो या भैंस पालो, और नहीं है तो दूध मत पियो। तो फिर क्या देखो भैया, पिए? यूरिया है। दूध नहीं पिए तो क्या पिए सर? तुझे पता है चाइना में तो कोई दूध ही नहीं पीता है। उसके दो रीजन है, एक तो चाइनीज को क्या है, लैक्टोज से एलर्जी है। दूसरी बात, इससे कैंसर नहीं होता, कैंसर हो जाता है दूध पीने से। तो यूरिया और फॉर्मेल्डिहाइड की आपस में रिएक्शन कराने से, यूरिया और फॉर्मेल्डिहाइड की आपस में रिएक्शन कराने से यूएफआर रबर बन जाती है, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। और इसको यूज करते हैं इंसुलेटर, किसमें, इलेक्ट्रिक में। तो हमने घर पर अपने देखा होगा, घर से खंबे से बिजली आ रही होती है और ये उस रबड़ की इलेक्ट्रिसिटी में, और उस हाँ इलेक्ट्रिसिटी वायर पे काले रंग का एक कोटिंग लगी हुई होती है। वो काले रंग की कोटिंग इस यूएफआर रबर से बनाई जाती है। तो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर की तरह काम करता है। क्लियर। यस सर। आगे बढ़े। यस सर। तो हम चलेंगे और आगे और अब पढ़ेंगे बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, ऐसे पॉलीमर जिनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय कर देते। तो यहां पर एक 10th क्लास का क्वेश्चन हमें याद आ रहा है कि बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर के लिए स्ट्रेट चेन होनी चाहिए या ब्रांच्ड चेन होनी चाहिए। है? ब्रांच ब्रांच ब्रांच। तो तो जितनी हमारी अक्ल होती है उसके हिसाब से सामने वाला कहता है ब्रांच होनी चाहिए, पर स्ट्रेट चेन होनी चाहिए। लिक्विफाइड हो जाएगी वो एक अलग बात है, पर स्ट्रेट चेन होनी चाहिए। और दूसरी सर, कल दूसरी आपने तो बात पढ़ाया था सर। बताते हैं फिर से, बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट बनाने के लिए स्ट्रेट चेन होनी चाहिए। अगर ब्रांच चेन होती है तो बायोडिग्रेडेबल जो होता है वो मेन चेन पर अटैक नहीं कर पाता और मेन चेन टूट नहीं पाती। लेकिन अगर स्ट्रेट चेन होता है तो वो जाकर उस पर ही अटैक करता है और चेन।
वापस आ रहे हैं भैया, भाग मत जाना।